नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। हम और आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई कॉर्पोरेट में करता है, कोई कहीं का और करता है, कहीं कुछ और करता है। लेकिन उन सब के बीच में जो ऑफिस का जो नोक झोंक होता है, ऑफिस की जो दिक्कतें होती हैं, ऑफिस के जो आपाधापी होती है, उससे परेशानी जो है कोई आदमी बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाता है। हमारे साथ में अर्जुन जी हैं। अर्जुन राणा स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। आपने इनको रील्स में देखा होगा, आपने इनको स्टैंड अप कॉमेडियन की जो वीडियोज होते हैं उसमें देखा होगा। तो आज हम जानेंगे कि वो जो ऑफिस के पीछे की जो दर्द की कहानी आपकी है वो कहाँ से आती है और ऐसा क्या कहाँ पे प्रताड़ना मिली है आपको ऑफिस में, उस ऑफिस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आपसे। पहले कि अपने बारे में बता दीजिए कि अर्जुन राणा स्टैंड अप कॉमेडियन बना कैसे, और स्टैंड अप कॉमेडियन के बाद में जब स्टेज से आप उतरते हैं तो क्या होते हैं आप? तो मेरी स्टैंड अप की जर्नी जो है वो इत्तफाकन शुरू हुई थी। मुझ में क्रिएटिव कुछ करने का जज्बा बहुत बचपन से था। मैं स्कूल में था तब एक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि भैया एक्टर बनने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद कुछ करना चाहा तो शादी कर लो, बच्चा कर लो, घर कर लो, सेटल हो जाओ। अब मैं 40 साल को सब कर लिया है। अब समाज के पास कुछ बचा नहीं है और करवाने के लिए तो थोड़ी आज़ादी मिल रही है। स्टैंड अप इसलिए किया था, मैं कहीं कोई शो देखने गया था, वहाँ पे जब देखा तो मेरे को अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं शायद कर पाऊँगा। क्योंकि क्या है कि भड़ास हर किसी के अंदर है। आप जो अभी बोले ना इंट्रोडक्शन में कि कॉर्पोरेट में आप जो जॉब करते हैं, आप नहीं, आप भी तो जॉब ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा जिसके बारे में आपको लगा होगा बोला जाए, बात किया जाए, बट शायद माध्यम नहीं मिला। हमारे यहाँ पे मैं चिप्स से बहुत परेशान था। चिप्स देने वाले से मैं बहुत परेशान था। मैंने अपने फेसबुक पे लिखा था कि भगवान पूरी दुनिया के चिप्स खत्म हो जाए और कोई चिप्स देने लेने वाला ना बचे। तो मेरी ये परेशानी थी। ऐसा क्या चिप्स ने आपका बिगाड़ दिया मेरे पास। हाँ जी, आप कह रहे थे कुछ। हाँ, तो वही से मुझे लगा कि मैं बोल सकता हूँ। और जब आप किसी भी चीज़ को हास्य के माध्यम से बोलते हैं तो लोग शायद इतना बुरा नहीं मानते हैं। मतलब आजकल का ज़माना अलग है, आजकल तो किसी भी बात पे लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं और FIR हो जा रही हैं। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सटल तरीके से बोले, अपनी लैंग्वेज अच्छा रखें तो आप वो स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे सकते हैं लोगों को, और उसके बाद भी शायद वो बुरा ना माने, आपकी बात सुनी जाए, सीरियसली ली जाए और बहुत सारे कानों तक पहुँचे। तो वही उद्देश्य था मेरा। मैं 16 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, बहुत सारे दौर से होके गुजरा हूँ। तो एक्सप्लॉयटेशन देखा है, अपना खुद का होते हुए, किसी और का होते हुए, कई बार कुछ नाइंसाफ़ियाँ होते हुए देखी हैं। बट इनके बारे में जैसे हर किसी वर्कफोर्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, कोई एक वॉइस होती है, कोई नेता होता है। IT कॉर्पोरेट में कोई कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, या तो तुम मजदूर हो या तो तुम मालिक हो, बीच का कुछ नहीं है। तो सुबह आप कारखाना जाते हैं? कारखाना जाते हैं, शटर उठाते हैं। नहीं, तो बस वही उद्देश्य था कि हम कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में कम से कम बात तो कर लें। है ना, क्या पता किसी अच्छे कानों तक पहुंच जाए तो वो कुछ कर भी दे। अच्छा, एक बात बताइए कि भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई गड़बड़ी है क्या? कोई वायरस घुस गया है क्या? हाँ, क्यों आप लोग गड़बड़ी है। सारे इंजीनियर्स जो हैं या तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन रहे हैं या कैमरा लिए घूम रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। क्या कारण है? कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई वायरस आ गया है क्या? बता रहा हूँ, गड़बड़ी ये है कि भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा। तो आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, आपको स्टेप 1 तो ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि इतने सारी मात्रा में मौजूद है और हर कोई बनना भी नहीं चाहता। जैसे मैं मैं एक्टर बनना चाह रहा था, बनने ही नहीं दिया समाज ने। तो फिर दूसरा सबसे सरल रास्ता क्या था? इंजीनियरिंग की डिग्री कर लो भैया, क्योंकि मेडिकल करके तो फिर तुम सीधे 12 साल अपने घुसवा दोगे। तो सबसे सस्ता, सबसे कम टाइम। मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग जो मेडिकल कर रहे हैं और अभी वो पढ़ ही रहे हैं। शादी हो चुकी है, 2-4 बच्चे भी हैं, फिर भी कह रहे यार पढ़ाई का एग्जाम है। मैं क्यों कर रहे हो इतना पढ़ाई? वही ना, मेडिकल ले लो, CA ले लो, जर्नलिस्ट, आपकी जो फील्ड है जर्नलिस्ट, इसमें भी आपको एक मुकाम हासिल करने में काफ़ी टाइम, काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है। इंजीनियरिंग यह 4 साल में अपनी डिग्री आ गई। और IT को लोग इतना गाली देते हैं, IT ने माहौल ख़राब किया। अगर IT नहीं होता, कितना सारा लोग बेरोजगार घूम रहा होता। आजकल आप देखो, किसी भी औने पौने आदमी को सिर्फ डिग्री के बेसिस पे जॉब तो मिल जा रहा है ना, रोटी का जुगाड़ तो हो जा रहा है कम से कम। तो वही एक आसान माध्यम है, उसके बाद फिर लोग अपने सपने पूरे करते हैं। तो अच्छा, ये जो आपके जो कैरेक्टर्स हैं, एक सुरेश है, तो ये कौन है ये जिसने आपको इतना प्रताड़ित किया? क्या सुरेश कोई पर्सनल जीवन में, कोई निजी जीवन में है कोई व्यक्ति? नहीं, ऐसा नहीं है। सुरेश एक काल्पनिक पात्र है। लेकिन सुरेश को क्रिएट करने का पर्पज़ ये है कि वो एक आवाज़ है, वो एक मतलब फेसलेस एक ऐसी वॉइस है जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किया है।
ठीक है, अपने बॉस से थोड़ी सी एजिटेटेड लैंग्वेज में बात कर पाना, या फिर उसके संग कुछ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उसके बारे में गुस्सा निकाल पाना, वो हम लोग कर नहीं पाते, हम लोग खून का घूंट पी कर रह जाते हैं। सुरेश को मैंने उतनी मोहलत दी है कि भैया तुम बोल सकते हो उसके बारे में, हम उसको फनी तरीके से उसके बारे में बात करेंगे, तुम उसमें गंदे दिखोगे कभी कभी तुम्हारा बहुत गंदा दिखेगा और ये नोकझोंक चलती रहेगी। इस तरीके से कम तुम जो बोलना चाहते हो, तुम मतलब हर कोई जो उसको देख रहा है, सुरेश हम सब में थोड़ा थोड़ा है, तो कम से कम उनको ये तो वेंट आउट करने का मौका तो मिलेगा कि भैया ऐसा बोला जा सकता है, और बोल करके बड़ा हल्का लगता है। तो बस वही है सुरेश, और कुछ नहीं। अच्छा, कॉलेज जब पहली बार आप कॉलेज खत्म आपका हुआ, कॉलेज के बाद जब आप कॉर्पोरेट मजदूर बने और शटर उठाने गए जिस दिन पहले दिन, तो कोई अनुभव है ऐसा जिसमें आपको लगा कि यार ये बहुत ही अजीब सा रहा, वो एक बार शेयर कीजिएगा जहाँ पे क्योंकि प्रेरणा मिलती है ना आदमी लिखने का, करने का। मेरा तो कॉलेज नोएडा से ही हुआ था। कौन सा कॉलेज था? सेक्टर 62 में है। मैं नाम लूंगा तो फिर कॉलेज वाले कहीं मेरे ऊपर FIR ना कर दें क्योंकि मैं कुछ बताने वाला हूँ। सेक्टर 62 में ही कॉलेज है, इंजीनियरिंग, और पहले दिन की बात है। अच्छा, ये अंडरपास के अगल बगल में है क्या? हाँ। अच्छा, समझ गया। तो पहले दिन की बात है, हमारे जो डीन साहब थे वो आए और साथ में सिक्योरिटी गार्ड आए, और हमको सारे फ्रेशर लोगों को, एक रूम में 3-3 बच्चा रहता था, हम सबको बोले बाकायदा कि सुनो शाम को दरवाजे पे नॉक होगा, दरवाजा मत खोलना। हमने कहा है सर, तो कहते कि रैगिंग हो जाएगा। अच्छा। हमने कहा सर रैगिंग हो जाएगा तो फिर आप लोग काहे के लिए हैं? तो कहते भैया शाम को तो हम भी नहीं खोलते दरवाजा। टीचर्स की रैगिंग होती थी क्या? अरे थोड़ा मतलब माहौल नोएडा का ऐसा है, हंसमुख है। हंसमुख है। यहाँ के लिफ्ट भी, मैंने अभी जब हम आ रहे थे मैंने बताया ना कि यहाँ का लिफ्ट भी अपने हिसाब से चलता है। उसका मन करेगा तो आपको 6ठे फ्लोर पे लेके जाएगा, और मन करेगा तो लेट जाएगा वो, और सीधा नीचे जाकर गिरता है। तो यहाँ पे है ऐसा कुछ। अच्छा, जॉब का क्या अनुभव रहा पहले जब आप कॉलेज से निकले, जब कॉलेज में रैगिंग की बात आपने बताई, जब जॉब में आप गए तो वहाँ पे क्या अनुभव रहा? जॉब में बेसिकली पहले तो मैंने अपने खुद के संग बहुत बड़ा अन्याय कर लिया, बिकॉज मैं जब जॉब सर्च कर रहा था तो मैंने कई सारे PSU के एग्जाम्स दिए थे, तो मेरा गेल क्लियर हो गया था। मेरा एक और कुछ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का वो क्लियर हो गया था, सब कुछ। और उसके बाद मेरे को एक प्राइवेट IT सेक्टर में जॉब मिला था, और मैंने वो ज्वाइन कर लिया। पता नहीं कौन था मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था भूत, बट ये सोच के कि शायद इसमें फॉरेन ट्रैवल करने को मिलेगा, ऑन साइड मिलेगा, ये होगा, बहुत सारे, ये बहुत पुराने दौर की बात भी है। तब एक्चुअली IT सेक्टर इंडिया में अच्छा भी कर रहा था, है ना, बहुत एकदम बूम आया था, और बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जा रहा है, आपको फॉरेन ट्रैवल करने का मौका मिल जा रहा है। तो वो एक एक्साइटमेंट था, इस वजह से ज्वाइन किया था। बट ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के बाद समझ में आ गया था कि भाई ये मैं ज़िंदगी भर तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब मजदूरी एक चीज़ हो गई चलो, लेकिन इतना सब कुछ आप कोई चीज़ सीखते हो 6 महीना मेहनत करके, एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अब उसको सीखो साले को, ऐसा कब तक करते रहेगा इंसान, है ना। मेरा एक लाइफ स्पैन में पढ़ाई के अलावा और भी तो कुछ करना है ना मुझे। तो इसलिए फिर वो समझ में आ गया था। ऐसा हो रहा है कि बच्चे अब पढ़ रहे हैं और साथ में हम भी पढ़ते ही जा रहे हैं। वही ना, रोज रोज नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया नया कुछ प्लेटफॉर्म बना दे रहा है, कोई ऐप बना दे रहा है, आप सीखो सब बैठ करके, कब तक करेगा इंसान। ऐसे जब भी कोई आप जो स्टैंड अप कॉमेडी का जब आपका शो होता है, परफॉर्मेंस आप दे रहे होते हैं, तो परफॉर्मेंस का कोई कैरेक्टर जब मैच कर जाता है किसी जॉब के व्यक्ति से, तो कभी कोई शिकायत नहीं करते यार तुम तो मेरे बारे में कह रहे थे? ऐसा करते हैं शिकायत, लेकिन वही तो है ना, मैंने आपको बताया, हास्य के माध्यम से अगर आप कोई भी बात किसी के भी बारे में कहें, तो वो इतना एक्सट्रीम में बुरा नहीं मान सकता है, क्योंकि हम हमेशा बोल सकते हैं कह रहे सर मजाक कर रहे थे, क्या बात हो गई। तो बस वही है, उस मजाक में सब निकल जाता है, बात भी कह दी जाती है, सामने वाला मैसेज ले भी लेता है, बुरा भी नहीं मानता है। बॉस का क्या रवैया होता है? बॉस का क्या कहना है? बॉस अभी तो फिलहाल सपोर्टिव है। अच्छा। क्योंकि अगर जाएगा तो शायद वो भी देख ले, तो बोलना पड़ेगा। हाँ नहीं, लेकिन सपोर्टिव है। मैं थैंकफुली जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पे जो मेरे HR की टीम है वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव है। मैं अपने ऑफिस के इवेंट्स वगैरह में भी परफॉर्म करता हूँ, और वो लोग बहुत हाथों हाथ लेते हैं सब चीज़ों को। समय निकालना थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स हैं, है ना, कुछ वहाँ पे भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, डेडलाइंस हैं, वो मीट करनी पड़ती हैं। तो समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट पूरी टीम मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं, ऊपर जो काम कर रहे हैं, काफ़ी सपोर्टिव है, तो अच्छा माहौल बना हुआ है। अच्छा, ये आजकल जो एक चीज़ और अभी जब आप बता रहे थे कि हर दूसरा आदमी स्टार बना घूम रहा है, मैंने आपको कहा कि हो सकता है किसी गैलेक्सी में छोटा पड़ जाए, तो ये जो मतलब बहुत सारे जो ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस आए हैं जिनको देख के मैं बताऊं सच में मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आती, उल्टा मैं उसको 10 सेकंड तक इसलिए देख लेता हूँ कि क्या बकवास कर रहा है, इतना बकवास को कैसे कर सकता है। इस पर कुछ आप टिप्पणी करेंगे? ये सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी का ही बात नहीं है, ये एक्चुअली हर फील्ड में मेडियोक्रिटी घुस चुकी है। ठीक है, पहले हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में करियर बनाने के लिए एक पर्टिकुलर एक पढ़ाई होती थी, क्वालिफिकेशन होती थी, सब कुछ होता था।
बट अब हमारे देश का जो सबसे प्राइम प्रोफेशन है लीडरशिप या ये पॉलिटिक्स, जब उसमें ही वो बेसिक्स मिसिंग है तो फिर आप कहीं और क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा। तो जब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आ चुका है, इतना एक्सेसिबल हो गया है, सब फ़ोन उठाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो, बन जाओ स्टार, इतना ईजी हो गया है। तो आप स्टैंड अप की बात कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता में भी कितनी सारी मीडियोक्रिटी है। मैं कितने सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह देख करके कहता हूँ कि यार ये न्यूज़ है कि क्या है, तो वो हर जगह है। ये हमारे ऑफिस में आकर के हमें ही आप कह रहे हैं आप नहीं कह रहे हैं, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे स्टैंड अप में आप मेरे को तो नहीं बोल रहे ना, किसी और स्टैंड अप की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक ये बात बताएं कि क्या लोग पहचानते हैं सड़क पे जाते हैं तो, क्योंकि रील्स में देखना और यूट्यूब वीडियोज में देखना वैसे अंतर आ जाता है ना। हो सकता है कि मुझे किसी ने देखा और सामने से मुझे वो ना पहचाने, क्योंकि मैं उस तरीके के खास तरीके का एक वो नहीं करता। क्या कोई पहचान पाता है कि नहीं पाता? पहचान, मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे में एक्चुअली आईटी के बहुत सारे लोग हैं, और मैं शोज़ वगैरह भी ऐसी सिटीज़ में करता हूँ जहाँ आईटी कल्चर है। बेंगलोर में है, दिल्ली एनसीआर में, तो लोग पहचान जाते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते ठीक से। कैसे मतलब पहचान जाते कैसे? मतलब उनके चेहरे पे वो कन्फ्यूजन वाला लुक रहता है कि यार कहीं तो देखा है इसको, बट रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कहाँ देखा है। तो अभी जैसे हाल ही में मेरे संग इंसिडेंट हुआ, मैं शाम को वहाँ जहाँ शो करने गया था, वहाँ पे मेरे से थोड़ी दूर पे दो लड़के खड़े होके और बहुत देर तक घूरते रहे मुझे, और आपस में बातें कर, उनकी बातें मेरे कानों तक आ रही हैं, आपस में शर्त लगा रहे हैं, अभी तू शर्त लगा ले, क्राइम पेट्रोल में देखा है ऐसा सब होता है। क्राइम पेट्रोल का नाम क्यों लिया? क्योंकि उसमें अलग अलग किस्से आते रहते हैं? नहीं, क्योंकि मेरा चेहरा जो है बहुत क्राइम पेट्रोल फेवरेबल है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे रोल मिलना चाहिए। चलिए, ऑडियंस देखेंगे आपको, और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। एक बार कैमरा अंकित दिखाएंगे घुमा करके, सभी लोग आपको देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये दाढ़ी वाला आदमी है कौन? सेंटा क्लॉज तो हो नहीं सकता इसको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और घर में जैसे क्या जॉब छोड़ने की सोची है? घर में लोग कुछ इस तरह? मैं एक बार जॉब छोड़ चुका हूँ पहले, करीब 3.5 साल तक जॉब छोड़ के घर पर रहा हूँ। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, जब मेरा स्टैंड अप का और मैं बाकी इवेंट मैनेजमेंट और मूवी मेकिंग ये सारी चीज़ें कर रहा था। मूवी मेकिंग भी आपने की है? हाँ, शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाया है हमने। अच्छा। एड फिल्म बनाया है, ब्रांड वर्क किया है, ये सब काम ठीक से चल रहा था, तो हमने नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन लग गया, हमारा पूरा धंधा बंद हो गया। अच्छा। तो फिर झक मार के दोबारा जॉब ज्वाइन करना पड़ा। तो अब जब तक ये कोरोना का खतरा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा ना जॉब तो नहीं छोड़ेंगे। कैसे दिक्कत हुई थी क्या उस वक्त? बहुत दिक्कत हुई थी सर। मैं अब रातों रात हमारा पूरा रेवेन्यू जीरो हो गया। ओह। जो शोज़ होते थे, जहाँ से थोड़ा बहुत इनकम आता था, कुछ इवेंट का कुछ काम मिला, किसी ब्रांड का काम मिला, अब वो मिलना ही बंद हो गया। आप ऑनलाइन कितना कर लीजिएगा, तो इसलिए बहुत दिक्कत हुआ। पत्नी ने कुछ शुरू में हमने बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे, क्योंकि पहला लॉकडाउन सिर्फ 3 हफ्ते का था। हमने कहा 3 हफ्ते की बात है, फिर लगा 3 महीने की बात है, फिर लगा चलो 1.5-2 साल की बात है। वो ख़त्म ही नहीं होने का नाम लिया, तो फिर जॉब ज्वाइन करना ही पड़ा। तो घर में लोगों सपोर्ट किया? पत्नी का क्या था? पत्नी बहुत सपोर्टिव है, हमसे ज़्यादा सैलरी है उसका। अच्छा। पहले भी था, अभी भी है, हमेशा रहेगा शायद। तो आप सपना पूरा करेंगे तो पैसे कमा पाएंगे, दोनों में से कुछ एक भी हो पाएगा आपका? नहीं, सपना पूरा अगर हो जाएगा ना तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। हाँ, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। ऐसी महिलाएं कहाँ मिलती हैं जो शादी करने के लिए? हम बहुत सारे कवारे लड़के हैं, उनको भी एक सजेशन आप जरूर दे दीजिए कि इतनी सपोर्टिव वाइफ कैसे मिलती हैं? फंसानी पड़ती है ऐसे नहीं मिलती। क्या फंसाने, कैसे फंसाया था उन्हें? साथ में रहती है भाभी जी, तो हम उनसे पूछ लेते कि कैसे फंसी हैं या क्या तरीका था फंसाने का, लेकिन आप एक बार बता दीजिए। पिक्चरें देखो यार बॉलीवुड की, और क्या मिल जाए। शाहरुख खान टाइप जैसे आ करके करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा इंसिडेंट बता, हम लोग जब डेटिंग पीरियड में थे तो मेरी जेब में खाली 500 रुपये था, और मैं उनको ऐसी महंगी जगह लेके गया जहाँ पे मतलब पूरा पैसा खर्च हो सकता था। तो उन्होंने दया दिखाते हुए कहा कि भाई कहीं बड़ा पाव खा लेते हैं, क्या हो गया? हमने कहा नहीं, अगर इस 500 रुपये की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला सके तो मुझे नहीं चाहिए ये। ये सब इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर बाद में शादी के बाद फिर गालियाँ पड़ती हैं। हाँ। तो अभी जब वहाँ से अभी शो के लिए आए थे, तो ऑफिस में क्या बोला है? ऑफिस में ये वीकेंड है, सैटरडे संडे के लिए कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। अच्छा। इतना तो मेरा अधिकार है ना, यही तो मैं बातें वहाँ पे कर रहा हूँ वीडियोस में कि भाई सैटरडे संडे तुम्हारा है, उसके लिए तुमको अपने बॉस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत नसीब लोग होते हैं जिनको सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाती है। यहाँ पे देखिए आज संडे का दिन है, मेरी छुट्टी थी, मैं फिर भी शूट कर रहा हूँ। देख रहा हूँ, देखिए सारे लोगों पे कितने लोग एकदम पीट रहे हैं, कंप्यूटर पीटे जा रहे हैं, फैला हुआ पड़ा है, सब अपनी सब काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा सभी लोग इतने खुश नसीब नहीं होते जिनके सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। अभी बात करेंगे, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आपसे बात करेंगे इस सब मामलों में। आगे हम बढ़ते हैं कि मतलब आपका जो अभी जो करियर चल रहा है, जैसे नौकरी के बाद ये, तो ट्रांजिशन कैसे मैनेज करते हैं आप? ऑफिस में जाने को किसी भी टोन तो नहीं कर देते हैं कि? नहीं, मैं बहुत विनम्र इंसान हूँ, और ट्रांजिशन बेसिकली एक डिसिप्लिन बनाना पड़ा है लाइफ में, जिसकी वजह से थोड़ा सा फिजिकल टोल आया है, थोड़ा मेंटल टोल आया है कि
अपना एवरीडे 9 से 10 घंटा ऑफिस करने के बाद मैंने शेड्यूल बनाया है। मैं रात को फैमिली के संग टाइम भी स्पेंड करता हूँ, 2-2.5 घंटा 3 घंटा जितना भी बन पड़े। और रात को जब वो सो जाते हैं उसके बाद मैं रात को 10 से लेकर 2 बजे तक 3 बजे तक बैठ करके अपना ये सारा काम करता हूँ। अच्छा, खुद लिखना भी होता है आपका? जो भी होता है, हम तो हमारे पास कोई टीम नहीं है, जैसे आपके कैमरा पर्सन भाई खड़े हुए हैं, हमारे पास नहीं है कोई, अपने आप ही करना पड़ता है सब कुछ। तो उसके लिए समय निकालना पड़ता है। एक टेक ख़राब आ गया, दूसरा टेक देना है, कभी लाइट ख़राब हो गया, कभी माइक में कुछ ब्लर आ गया, ऐसा तो बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो बनाने के लिए 3 से 4 घंटे का टाइम जाता है, जो मैं एवरीडे देता हूँ। तो वो होमवर्क की तरह करना पड़ता है बेसिकली। अब करते रहेंगे थोड़े टाइम तक तो हो जाएगा। अच्छा, यूट्यूब से अभी आपके रेवेन्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? रेवेन्यू बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है। अच्छा, मतलब मैं अपने बच्चे को पॉकेट मनी भी नहीं दे पाऊँगा। अच्छा। उसमें से उतना आ रहा है। बट हाँ, ये धीमे धीमे ये ग्रोथ होता है तो वो लीनियर नहीं होता है। पहले कमाता है फिर अचानक से बहुत ज़्यादा आना चालू हो जाता है। ऐसा बाकी सबका केस स्टडी भी रहा है, तो उसी उम्मीद के सहारे चले जा रहे हैं बस। और इंस्टा पे भी आपका रेवेन्यू का कोई वो ऐसा नहीं है? इंस्टा पे भी रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है सर। इंस्टा खुद तो पे करता नहीं है। और इंस्टा पे अगर आप ब्रांड वर्क वगैरह बात करें तो वो मिलना भी, हमको पहले लगता था कि ये लोग जिसका 100K है 200K है तो बड़ी आसानी से पैसा कमाते होंगे। इतना आसान है नहीं, मतलब बहुत उसमें भी बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। आपके नीच में आपका जो प्रोडक्ट है वो फिट होना चाहिए। अगर आपका कुछ ब्रांड मैनेजर होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे बात कर पाए, बहुत बड़ा गेम है। तो इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। अच्छा, कुछ ऐसे टिप्स बताइए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह का लगे हुए हैं काम करने में। तो एक तो पहले यूट्यूब पे जैसे आपने शुरुआत किया तो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, या इन्फ्लुएंसर बनना कितना कठिन होता है, किन किन चीज़ों को ध्यान दिया जाना चाहिए? पहले यूट्यूब के बारे में बता दीजिए, फिर सेम इंस्टा पे बताइएगा। तो यूट्यूब पे तो बेसिकली लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस से हमने शुरू किया था। अभी आजकल उसमें शॉर्ट्स बहुत चल रहा है, लेकिन उस ज़माने में जब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस चला करता था प्राइमरीली, हम स्टैंड अप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो स्टैंड अप हम हर हफ्ते हर रोज़ नहीं निकाल सकते हैं। एक 10 मिनट का सेट बनाने के लिए, उसको पकाने के लिए, मैच्योर करने के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लग सकता है, और भी ज़्यादा कई बार तो वीडियो की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है स्टैंड। तो इसलिए आप कोशिश करें कि क्वालिटी बहुत तगड़ी दे दें कि आपका एक वीडियो इतना गहरा छाप छोड़े कि अगला 6 महीने तक आपको फिर दूसरा वीडियो का शायद ज़रूरत ना पड़े वैसा। अदरवाइज़ बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो निकालना स्टैंड अप कॉमेडी में मुश्किल है। बाकी फील्ड में होता होगा आसान, बट यहाँ थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मेरा यूट्यूब बहुत ज़्यादा शायद चल भी नहीं पाया इसी वजह से, क्योंकि बहुत गैप आ गया 2 वीडियोस के बीच में। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम में थोड़ा आसान इसलिए है बिकॉज इंस्टाग्राम में शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोस है। टेक्निकलिटीज़ को थोड़ा लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि आपको प्रॉपर सेटअप नहीं चाहिए, 3 कैमरा एंगल और ये सब नहीं चाहिए, अपने फ़ोन से करके आप डाल सकते हैं। आपको 60 सेकंड में 1 या 2 जो क्रैक करना है मुश्किल से। और बस वो बेसिक रूल है कि कंसिस्टेंट रहिए, अपना एक रूटीन बनाइए और वीडियो और ऑडियो को क्वालिटी प्रॉपर दे दीजिए बस। ऐसा नहीं कि उनको डायलॉग ही सुनाई नहीं दे रहा है आपका ऑडियंस को, या आपका चेहरे पर लाइट ही नहीं आ रहा है। इतना बस बेसिक ख्याल रखिए, तो कंसिस्टेंटली करते रहिए तो होना चाहिए। लोगों को मिला है रिजल्ट। अच्छा, ये जो अभी कुछ नाम है जैसे बस्सी हैं या जाकिर खान हैं, कभी उन लोगों से बातचीत हुई है? कभी उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है? कभी कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल हुई है। बस्सी भाई के संग मैंने पुणे में शो किए हैं, 2 या 3 मरतबा किए हैं। मतलब उनका जब शो होता है तो हर एक बड़े आर्टिस्ट के शो से पहले एक ओपनिंग एक्ट होता है, 1 या 2 ओपनिंग एक्ट होते हैं। तो वो ओपनिंग एक्ट मैं कर चुका हूँ उनके लिए। जाकिर भाई के लिए भी किया है 2 बार। तो जब हम ग्रीन रूम शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली बातें भी होती हैं, तो बातें भी हुई उनसे। अभी थैंकफुली मतलब भगवान के आशीर्वाद से अब मेरी वो स्टेज आ रही है कि अब बाकी लोग जो हैं वो मेरे आज मैं 2 शो करके आया हूँ, तो वहाँ पे दोनों शोज में किसी और ने मेरे लिए ओपन किया है। तो जो वाइब मैंने पहले उनके संग जी है, अब शायद यंग कॉमिक्स जो नए कॉमिक्स हैं वो अब मेरे संग वो जी रहे हैं कि भाई आपने कैसे किया, क्या किया, टिप्स वगैरह। तो उस सिलसिले में बात हुई है। प्रोफेशनल रिलेशन हमारा बस्सी साहब के साथ, जाकिर भाई, उपमन्यु भाई, सबके संग हमने कभी ना कोई छोटा मोटा काम किया है। बट अगर हम बोले कि हमारे दोस्त हैं तो वो शायद गलत होगा। दोस्त तो नहीं, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, कलीग्स हैं, एक ही फील्ड में काम करते हैं, तो जानते हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि जैसे आपकी दाढ़ी जो मैं देख रहा हूँ, हाँ, तो एक उम्र क्या है, जैसे कि आपको लगता है कि इतनी दाढ़ी पकने के बाद जो है सफलता थोड़ी सी कम मिली है, या मतलब अगर स्टैंड अप कॉमेडियन में आपका जो ऑफिशियल जो काम है, ऑफिस में जो आप काम करते हैं वो तो प्रॉपर चल रहा होगा, लेकिन दाढ़ी पकने के हिसाब से आपका स्टैंड अप कॉमेडियन के फील्ड में थोड़ा सा लगा है स्लो है? नहीं, मैंने चालू ही देर से किया है। अच्छा। ये मेरी दाढ़ी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैंने शुरू ही देर से किया है, और दाढ़ी भी मैं अभी कुछ ही महीनों पहले से रखना चालू किया हूँ बिकॉज मुझे मेरे किसी कलीग ने सजेस्ट किया था स्टैंड अप की फील्ड से ही कि एक कैमरा फ्रेंडली कंसिस्टेंट लुक बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी आप क्लीन शेवन दिखते हैं, कभी आप हल्की दाढ़ी में दिखते हैं, कभी आप कोट पहने हैं, कभी आप ये पहने हैं।
तो अगर पब्लिक आपका 4 वीडियो देख रही है, चारों में अलग अलग दिख रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, एक लुक बना करके उसको फॉलो कीजिए ताकि लोग पहचान तो पाएं कि अच्छा ये चारों वीडियो एक ही आदमी का है। ये आपने बहुत अच्छा बताया, मैं भी इस चीज़ को फॉलो करूंगा कि मतलब आपका जो लुक है वो सेम होना चाहिए। इसलिए अमिताभ बच्चन ऐसे रखते हैं कुछ, क्या शायद मे भी हो सकता है, ऐसा रखता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों में देखता हूँ कि सेम उनका वो होता है। मैं इस चीज़ को भी, हालांकि अमिताभ बच्चन को तो लोग वैसे ही पहचान लेगा। हाँ, तो उनकी आवाज़ भी लोग पहचानते ही हैं। हम अगले पड़ाव में चलते हैं जिसमें हमारे जो साथी लोग होते हैं, जैसे हमारे मेघा जी हैं, मनोज भाई हैं, मैम हैं, तो ये कुछ आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। कुछ हो सकता है स्टैंड अप कॉमेडी, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता ये क्या पूछेंगे। तो पहले मेघा जी से पूछते हैं। मेघा जी, सर एज अ कॉमेडियन आपसे कभी सवाल पूछे, जब आपसे फ़ैन मिलते हैं तो सर एक जोक सुना दीजिए। मैम जैसे अभी अगर आप ये सवाल पूछते तो आप रिपोर्टिंग का काम करते हैं, जर्नलिज्म, तो हम आपसे कहते पहले आप न्यूज़ सुनाइए। जो इंसान जो प्रोफेशन कर रहा है वो आप ऑन द स्पॉट, डॉक्टर सुन रहा है ऑपरेशन करके दिखा देगा तो ऐसा नहीं, वो कला है, उसको आप स्टेज पे देखिए, ज़्यादा मजा आएगा। ये अच्छा इसमें मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे साथ में ऐसा होता है कि जब मैं गांव जाता हूँ और घर पे होता हूँ, परिवार वाले हमारे साथ में होते हैं, तो वो फट से ताना दे देते हैं, पत्रकारिता यहाँ मत झाड़ो। कुछ भी बात, जैसे कुछ भी, अगर जैसे सब्जी में नमक कम है, ज्यादा है, अगर कह दिया कि माँ ये, मैं मैथिली हूँ, मिथिलांचल है, घर पड़ता है बिहार में, तो वहाँ पे हमारे माँ को माए कहते हैं। तो अगर सब्जी में मान लीजिए नमक कम, मैंने कह दिया कि माए नमक सब्जी में कम छो, बस उसके बाद जो है ना वो सीधा यही कहती है, पत्रकारिता यहाँ मत जा रहो, जो मिल रहा है चुपचाप खाओ। तो ऐसा भी होता है कि हाँ तुम कॉमेडी मत करो घर पे? हाँ बिल्कुल होता है, हमारे घर वाले हमारे सामने बातें नहीं करते हैं आजकल। अच्छा। कि तुम पकड़ लोगे उसके ऊपर कोई जोक बना दोगे। होता है ऐसा। जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि सबसे ज़्यादा इज्जत आपको कॉमेडी करते हुए कब मिली थी? सबसे ज़्यादा इज्जत उस दिन का इंतज़ार है अभी। अभी तक तो नहीं मिल पाई है। नहीं, लेकिन हाँ जैसा मैंने बताया, लोग पहचानने लगे हैं अभी। और जब शो ख़त्म होता है तो एक इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोग उसको एक्नॉलेज कर, उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो वो हो रहा है, लोग आके फ़ोटो खिंचाना चाह रहे हैं, साथ में हाथ मिलाना चाह रहे हैं। एक अभी रिसेंटली बड़ा बहुत ही एकदम दिल को रुला देने वाला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक कपल साहब अपने 1.5 साल की बच्ची को लेके आए थे और वो बच्ची मेरी तरफ बढ़ाने लगे फ़ोटो सेशन के दौरान। तो मुझे लगा शायद चाह रहे हैं कि मैं गोदी में बच्ची ले लूँ, फ़ोटो खिंचाना है। बट बोले नहीं सर, आप खाली इसके सर पे हाथ रख दीजिए बस एक बार। तो मुझे एकदम समझ नहीं आया मैं कैसे बिहेव करूं। मतलब मैंने ऐसा क्या हासिल कर लिया है कि बच्ची को आशीर्वाद देने योग्य बन गया हूं। कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं आम अपने दोस्तों में कि जो कॉमेडी नेचर का ज़्यादा थोड़ा सा होता है, जो फनी नेचर का होता है, वो मतलब वैसे ही लोग जो है जो जोक्स भी क्रिएट कर पाएंगे और लोगों को जो है अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। हालांकि उनको हम कभी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या ऐसा होता है कि कभी आपको लाइफ में कोई सीरियसली ना लो आपके प्रोफेशन की बदौलत? हाँ, हर रोज़ होता है सर। मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता है। मेरा जो बेटा है 11 साल का, वो मैं उसको अगर डांट दूँ अगर, तो उसके लिए बहुत बड़ा जोक है। मतलब वो मेरे से आके परमिशन मांगता है किसी चीज़ का कि पापा मैं आइसक्रीम खा लूँ क्या? मैं उसको कह भी दूँ ना हाँ खा लो, तो भी कहता चलो छोड़ो यार, मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, कोई नहीं लेता है सीरियसली। तो आप कहीं भी जाते हैं मतलब, तो क्या आपसे लोग ऐसा इंजीनियर के लिए बात करते हैं कि ऐसा कॉमेडियन के रूप में आपको जानते हैं या बताते हैं कि आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो सब जानते हैं? नहीं, अब तो कॉर्पोरेट वाली छवि धीमे धीमे धूमिल होती चली जा रही है। अब तो एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन ही मेरी आइडेंटिटी बन रही है। लोग उसी लिए जानते हैं, उसी लिए पहचानते हैं और उसी के अराउंड बातें करते हैं सारी। आपकी फील्ड के लोग जो मतलब क्या कहते हैं कॉर्पोरेट के हैं, वो लोग भी उसी के अराउंड बात करते हैं कि भाई ये कल वाला वीडियो देखा, अच्छा लगा, अच्छा ये कैसे आया थॉट, वो कैसे आया। उसी के अराउंड सारी बातें होती हैं आजकल। काम से रिलेटेड ऑफिस में भी अगर कोई लंच टाइम में बैठे हैं, वहाँ काम की भी कभी कोई बात नहीं होती है। अच्छा, आपके बॉस हैं वो? उनसे मेरा इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है। वो वर्किंग आवर्स में है, वो एकदम वर्किंग रिलेशन है, तो वहाँ सिर्फ काम की बात होती है। जाकिर खान को मैंने देखा है जी। कॉमेडी का नाम आते ही सबसे पहला शब्द जो है वो जाकिर खान ही आते हैं। बिल्कुल। तो जब जाकिर खान अपने घर पे जाके शो करते हैं तो वो लिखते हैं खान साहब का बेटा आ रहा है। तो क्या आपकी कोई ऐसी मेमोरी है कि आपको लगा हो कि इस प्रोफेशन ने मेरे घर वालों को बहुत प्राउड किया, प्राउड फील करा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अभी मेरी माँ जयपुर में रहती है, मैं पुणे में रहता हूँ। तो मम्मी ने स्पेशली इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है। अच्छा। ताकि वो देख सके कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम भी हुआ है क्योंकि अब हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते थे, क्योंकि मम्मी देख आजकल मेरी मम्मी भी सारा स्टोरीज देख रही होती है। हाँ वही ना, तभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि
मैं अपने एक पार्टनर के संग मिलकर के हम लोग का एक क्रॉनिकल सीरीज़ है जिसमें मैं मैनेजर प्ले करता हूँ, वो टीएल प्ले करते हैं और हम लोग अक्सर कार में बैठ के वीडियो बनाते हैं 2-2 ड्रिंक लगाने के बाद, ऐसा पोर्ट्रे करते हैं। तो उसमें अनफिल्टर्ड बातें होती हैं, ऑफिस के बारे में गॉसिप होता है। वो मम्मी ने देखा और मेरे को फ़ोन करके कहा कि तुमने पीना शुरू कर दिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं मम्मी, वो कैरेक्टर में घुसने के लिए थोड़ा माहौल बनाते हैं। तो कहती अगर तुम बगैर पिए वो एक्टिंग कर रहे हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। जी, बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे यहाँ पे और हम लोगों से बात किया, हमारे लोगों से, साथियों से बात किया। आशा है कि आप ऐसे ही स्टैंड अप कॉमेडी करते रहें और बार बार हमारे साथ आप कनेक्ट होते रहें। मैं दर्शकों से अपील करूँ कि हमें लाइक सब्सक्राइब करें, उससे अच्छा है कि आप अपने लहजे में एक बार हमारे दर्शकों को कह दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई आदित्य कुमार जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनका चैनल बहुत बढ़िया काम कर रहा है और ये वीडियो तो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारी मात्रा में प्यार दीजिए। जितना प्यार हमको दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उतना इनको भी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।